नमस्कार बच्चों, मैं ज्योत्सना जोशी और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मुद्गल मैम की कक्षा में। जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा कि हम भाषा के बारे में बात कर चुके हैं। भाषा क्या है और यह कितने प्रकार की होती है, यह आपको सब मालूम है। फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि भाषा वो है जिसके द्वारा या जिस माध्यम के द्वारा हम किसी से बोलकर, सुनकर, पढ़कर या लिखकर अपनी बात पहुंचाते हैं किसी दूसरे तक। यानी कि विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम है भाषा। अब वो लिखकर भी हो सकता है, सुनकर भी हो सकता है, बोलकर भी हो सकता है या संकेतों के माध्यम से भी हो सकता है। तो आपने 3 तरह की भाषा यानी भाषा के 3 प्रकार पढ़े हैं। पहला बोलकर यानी कि मौखिक भाषा, दूसरा लिखित यानी कि लिखकर यानी कि लिखित भाषा, और तीसरा जो कि संकेतों के माध्यम से यानी कि सांकेतिक भाषा। आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भाषा के प्रयोग के आधार पर भाषा के कौन कौन से रूप हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, भाषा का पहला रूप होता है मातृभाषा। मातृभाषा यानी कि माँ की भाषा। मातृ यानी माँ, तो माँ की जो भाषा अर्थात जो भाषा हम यानी एक छोटा बच्चा जब वो 1.5 साल का होता है, टूटे फूटे शब्दों का उच्चारण करने लगता है, तब वो जो भाषा अपने परिवार में रहकर अपने माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, भाई बहन बड़े, उन सब के साथ रहकर जो भाषा सीखता है वो उसकी मातृभाषा कहलाती है। देखिए, यही परिभाषा में लिखा हुआ है कि घर परिवार में रहकर, माता पिता के साथ रहकर सीखी जाने वाली जो भाषा होती है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। दूसरी भाषा है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा बच्चों वो होती है जो किसी भी राष्ट्र के एक बड़े भूभाग पर बोली जाती है, अर्थात वहाँ के अधिकांश लोगों द्वारा जो भाषा बोली जाती है वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाता है। तीसरी है राजभाषा। राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। राजभाषा वो भाषा है जो किसी भी देश या राज्य के राजकाज में अर्थात शासन व्यवस्था में शासकीय भाषा के रूप में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो राजभाषा कहलाती है। तो राष्ट्रभाषा तो वो हुई जो लोगों के द्वारा बोली जाती है, परंतु ज़रूरी नहीं कि वो राजभाषा का दर्जा उस भाषा को दिया जाए जो कि राष्ट्रभाषा भी है। अब से पहले, अब तो हम स्वतंत्र हैं, जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे तो भी हमारी राष्ट्रभाषा तो हिंदी ही थी, परंतु राजभाषा अंग्रेजी थी। जो भी नियम, कानून, पत्र सरकार के तरफ से जो जारी होते थे उन सब की भाषा अंग्रेजी होती थी। तो अंग्रेजी हमारी राजभाषा थी। और उससे पहले मुग़ल काल में उर्दू इसी तरह से हमारी राजभाषा थी, परंतु हिंदी तब भी हमारी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा का दर्जा हिंदी को प्राप्त था, क्योंकि देश के अधिकांश भूभाग पर वही बोली जाती थी। तो आपको अंतर समझ में आया होगा कि राष्ट्रभाषा, मातृभाषा और राजभाषा। चौथी भाषा है संपर्क भाषा। कई भाषाएं बच्चों ऐसी हैं जो कि हम जब किसी दूसरी जगह पर जाते हैं तो हम अपनी मातृभाषा में या अपनी राष्ट्रभाषा में या अपनी राजभाषा में हम बात नहीं करेंगे, अपने विचार उन तक नहीं पहुंचाएंगे। क्या पता वहाँ के लोगों को वो समझ में आती हो या नहीं आती हो। हम अपने देश की ही बात कर लें, किसी अन्य देश में जाएंगे तब तो ऐसा होगा ही होगा, परंतु हम अपने देश की बात करते हैं कि हम पूर्व के रहने वाले हैं और हम पश्चिम में जाएँ, तो पूर्व के लोगों की भाषा अलग है और पश्चिम के लोगों की भाषा अलग है। पूर्व के लोग पूर्वी, असमिया, उस तरह की भाषाएं वहाँ पर बोली जाती हैं, और इधर हिंदी बोली जाती है। पश्चिम भारत में हिंदी, गुजराती, मारवाड़ी ये सब बोली जाती हैं। तो ये सब हिंदी के बराबर ही हैं और हिंदी जैसे ही शब्द इसमें बोले जाते हैं, परंतु पूर्व में ऐसा नहीं है। हम लोग वहाँ जाएँ तो हमको वहाँ की भाषा समझ में नहीं आएगी। तो एक ऐसी भाषा का होना ज़रूरी है जिस भाषा को हम भी जानते हों और वो लोग भी जानते हों। हम उस भाषा में अपनी बात उनको कहकर या लिखकर समझा पाएँ और वो भी उसी भाषा में हमको अपनी बातें समझा पाएँ। तो वो भाषा कहलाती है संपर्क भाषा। और लगभग पूरे विश्व की संपर्क भाषा कौन सी है आप सबको पता है?
अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेज़ लोगों ने लगभग 3/4 विश्व पर शासन किया और इसलिए अपनी भाषा वहाँ वहाँ पहुँचा दी जहाँ जहाँ उन्होंने शासन किया। इसलिए अंग्रेजी पूरे विश्व की संपर्क भाषा के तौर पर जानी जाती है। अब हिंदी भी विश्व के कई देशों में बोली और समझी जाने लगी है। तो जिस प्रकार हिंदी इंग्लिश आज संपर्क भाषा है, भविष्य में हिंदी भी संपर्क भाषा बनने वाली है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं लिंग्वा फ्रैंका लैंग्वेज, जो भाषा दूसरे को, किसी अन्य देश के निवासी को अपनी भाषा समझाने के काम आए, यानी ऐसी भाषा जिसको विश्व के अधिकांश देशों के लोग जानते हों, वो लिंग्वा फ्रैंका या संपर्क भाषा कहलाती है। 5वीं है मानक भाषा। भाषा का वो रूप जिसे पढ़े लिखे समाज द्वारा व्याकरण के अनुसार बोली जाती हो और पढ़े लिखे समाज के द्वारा जो समझी और बोली जाती हो, जिसको अपनाया गया हो, वो भाषा का मानक रूप कहलाता है। और अंतिम है साहित्यिक भाषा, जो नाम से ही पता चल रहा है, जो साहित्य लेखन में प्रयुक्त होती है वो साहित्यिक भाषा। तो भाषा का वह शुद्ध, परिनिष्ठित और व्याकरण सम्मत रूप, यानी कि व्याकरणिक शब्द जिसमें प्रयुक्त किए जाते हों व्याकरण के अनुसार, जो शतशः सही हो, उस भाषा को हम साहित्यिक भाषा कहते हैं। साहित्यिक भाषा में ही किसी भी भाषा का साहित्य लिखा जाता है। जैसे अपना हिंदी भाषा का साहित्य साहित्यिक भाषा में लिखा जाता है, और ये 2 प्रकार का होता है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि भाषा के ये रूप आपको अवश्य ही अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं, मेरे वीडियोज़ को पसंद करते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को अपने मित्रों में वितरित कीजिए, उन तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।